हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके सिद्धांत से हमारे एग्जाम यूपीटेड सीटेड में क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इनका सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे मनोविज्ञान में। तो टाइम को बिना वेस्ट किए इनका सिद्धांत समझते हैं और इनके इम्पॉर्टेंट जो काम थे वो समझते हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड में देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक, अब जो ये सामने इमेज बन के आई है यही है हमारे थॉर्नडाइक। ठीक, थॉर्नडाइक हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। जो हमारे थॉर्नडाइक थे वो कौन थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की। ठीक है ना, इसीलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है ना, अब इनको जनक इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले काम किया, इसीलिए इन्हें पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। क्या काम है? इन्होंने 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब उन्होंने शुरुआत की तो उस पर काम भी पहले उन्होंने ही किया होगा। ठीक है ना, इसीलिए उनको पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। किसको? एडवर्ड थॉर्नडाइक को। ठीक है ना, और जो हमारे एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं वो एक सुप्रसिद्ध पशु वैज्ञानिक भी है। जो एडवर्ड थॉर्नडाइक है एक सुप्रसिद्ध पशु वैज्ञानिक भी है। अब उसके बाद लिखा हुआ है थॉर्नडाइक ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। उसमें उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के सीखने के सिद्धांत को समझाया था। अब जो हमारे थॉर्नडाइक थे उन्होंने 1911 में एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने 1911 में एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। उसमें उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत को समझाया था। इतनी बातें समझ में आई? आइए उसके आगे देखते क्या लिखा हुआ है। अब जो हमारे थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो एक भूखी बिल्ली पे किया था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है थॉर्नडाइक ने किस पे अपना प्रयोग किया? तो थॉर्नडाइक ने किस पे अपना प्रयोग किया? भूखी बिल्ली पे किया। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। ठीक है ना, थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था किस पे किया था? बिल्ली पे किया था, और बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। ठीक है ना, और थॉर्नडाइक ने कुछ और पशुओं पे अपना प्रयोग किया था, जैसे चूहों पे किया था। ठीक है ना, थॉर्नडाइक ने चूहों पर भी प्रयोग किया था, और साथ ही साथ थॉर्नडाइक ने कबूतरों पे भी अपना प्रयोग किया था। क्या कहा मैंने? थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। फिर चूहे पे प्रयोग किया, और साथ ही साथ उन्होंने कबूतर पे भी प्रयोग किया था। आइए आगे देखते हैं। फिर लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ क्या लिखा हुआ है? शिक्षा मनोविज्ञान। अब ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है देखते हैं। अब इस शिक्षा मनोविज्ञान में जो ये शब्द शिक्षा है, इसका मतलब क्या होता है? व्यवहार में परिमार्जन लाना। शिक्षा का अर्थ क्या देखा जाए? अगर शिक्षा का अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? व्यवहार में परिमार्जन लाना। और हमको पता है मनोविज्ञान क्या है? हमारा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारे थॉर्नडाइक थे वो एक व्यवहारवादी थे। वो ये मानते थे जो हमारा मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है ना, तो इनके अनुसार जो शिक्षा है वो क्या है? व्यवहार में परिमार्जन लाना, और जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है। तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो क्या बनता है? देखिए लिखा हुआ है व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अगर बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए जो व्यवहार का अध्ययन करते हैं वही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान।
या फिर सिंपली कहें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसी के भी व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है आपको समझ में आ गया? आइए उसके बाद देखते क्या लिखा है। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थॉर्नडाइक के मानस पटल पर प्रसिद्ध प्रकृतिवादी विचारक रूसो का प्रभाव पड़ा। अब रूसो ने अपनी किताब एमाइल में, किसमें? रूसो ने अपनी किताब एमाइल, उनकी बुक का नाम क्या था? एमाइल में लिखा, बालक एक पुस्तक के समान है। क्या कहा मैंने? रूसो ने अपनी किताब एमाइल में लिखा। रूसो की किताब का नाम क्या था? रूसो के द्वारा लिखित किताब का नाम क्या था? एमाइल में लिखा, बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे आद्योपांत पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? मतलब जो बालक है वह एक पुस्तक के समान है। जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उन्हें बालक को आद्योपांत पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? मतलब जिस तरीके से हम लोग किताब के हर एक पन्ने को पढ़ते हैं, उसी तरीके से शिक्षक को विद्यार्थी के हर एक पहलू को देखना चाहिए। ठीक है ना? ये मानना था किसका? हमारे रूसो साहब का मानना था। अब आइए आगे देखते क्या लिखा हुआ है। अब जो हमारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं, उनके कुछ उपनाम भी है। मतलब जो भी हमारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है और क्या क्या सिद्धांत है, आइए वो देखते हैं। पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत, बंधन का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत। इसी को हम लोग एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। एस मतलब स्टिमुलस, आर मतलब रिस्पॉन्स, और थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत भी कहते हैं। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत इन नामों से जाने जाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यह सिद्धांत किसका है? इनमें से कोई भी नाम होगा क्वेश्चन में। ठीक, ऑप्शन में अगर थॉर्नडाइक होगा तो हम लोग नॉर्मली टिक लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के उपनाम। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। अब इसमें दो मनोवैज्ञानिक ने, शिक्षा मनोविज्ञान में दो मनोवैज्ञानिक ने डेफिनेशन लिखी थी, एक यानी कि परिभाषा लिखी थी। एक स्टीफन ने लिखी थी और एक स्मिथ ने लिखी थी। ठीक है ना? एक स्टीफन ने लिखी थी, एक स्मिथ ने लिखी थी। स्टीफन ने क्या लिखा? शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है, बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास, अगर क्रमबद्ध शैक्षिक विकास देखें तो उसका अध्ययन है क्या? हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। और स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की वह शाखा है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन और लिखा कि मनोविज्ञान की शाखा क्या है? हमारी शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, ऐसी शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है वो हमारा शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। ये बात किसने कही? ये बात स्किनर ने कही। इतनी बात समझ में आई? आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थॉर्नडाइक ने सीखने के दो नियम बताए, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं कौन कौन से नियम है। अब थॉर्नडाइक के जो दो सीखने के नियम थे, एक है मुख्य नियम और एक है गौण नियम। एक है मुख्य नियम और एक है गौण नियम। अब मुख्य नियम में क्या कहा मैंने? मुख्य नियम में कितने पार्ट है? 3। मुख्य नियम में कितने नियम है? 3। और गौण नियम में कितने नियम है? 5। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कितने थे? तो हम लोग सिंपल से बोल देंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कितने थे? 2 थे। एक मुख्य नियम है और एक गौण नियम को पता है। फिर अगर यही क्वेश्चन आ जाए थॉर्नडाइक के मुख्य नियम क्या थे? थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने थे? ठीक है ना? तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। अभी मैंने कहा थॉर्नडाइक के नियम कितने थे? तो वो थे 2। सीखने के नियम कितने थे? 2। और अगर क्वेश्चन आ जाए थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने थे? तो कितने थे? 3 थे। और इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि थॉर्नडाइक के गौण नियम कितने थे? तो कितने थे? 5 थे। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक थॉर्नडाइक के सीखने के नियम 2 होते हैं और एक थॉर्नडाइक के मुख्य नियम 3 होते हैं और एक थॉर्नडाइक के गौण नियम वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब ये नियम क्या क्या होते हैं आइए उनको देखते हैं। बात समझ में आई ना? अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मुख्य नियम। अब हम लोग जो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम होते हैं, फिर से बता रहा हूँ, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने होते हैं? 3। उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए देखिए, अब थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में से पहला जो नियम होता है वो क्या होता है? तत्परता का नियम। पहला जो नियम होता है वो क्या होता है? तत्परता का नियम।
अब तत्परता का नियम क्या होता है, आइए वो देखते हैं क्या लिखा है। जब कार्य के प्रति तत्परता होगी तो रुचि पैदा होगी। इस नियम का क्या कहना था, जब कार्य के प्रति तत्परता होगी तो रुचि पैदा होगी, नॉर्मल सी बात है। और इस नियम को हम लोग रुचि के नियम से भी जानते हैं, यानी कि जो हमारा तत्परता का नियम है उसको रुचि का नियम से भी जाना जाता है। अब तत्परता के नियम में वुडवर्थ ने लिखा है, तत्परता से अभिप्राय मानसिक तैयारी से है। वुडवर्थ ने क्या कहा, तत्परता से अभिप्राय मानसिक तैयारी से है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है अभ्यास का नियम। क्या लिखा है, अभ्यास का नियम। जब किसी को बार बार अभ्यास कराया जाए तो उस व्यवहार को आसानी से सीख लेता है। जब कोई भी बार बार अभ्यास करेगा तो जो भी चीज को लेकर वो अभ्यास कर रहा होगा तो वो अच्छे से सीख जाएगा और आसानी से सीख जाएगा। इसीलिए अभ्यास के नियम में क्या होता है, जब किसी भी चीज को बार बार अभ्यास करते हैं, किसी भी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो उस व्यवहार को आसानी से हम लोग सीख लेते हैं। इसे उपयोग और अनुप्रयोग के नियम के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा अभ्यास का नियम है इसे उपयोग और अनुप्रयोग का नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है प्रभाव का नियम। जब प्राणी किसी कार्य को करते हैं तो उसके परिणाम जरूर आते हैं और वे परिणाम हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है ना। अगर अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं तो हमको संतोष मिलता है, अगर अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं तो हम लोग को संतोष मिलता है, अगर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ते तो हम लोगों को असंतोष मिलता है। इसीलिए इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहा जाता है। इसका उपनियम क्या है, उपनाम क्या है, संतोष और असंतोष का नियम, ठीक है ना। तो ये तीन थे हमारे मुख्य नियम किसके, थॉर्नडाइक के। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि इन 4 ऑप्शंस में से थॉर्नडाइक का कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो हम लोग सीधे कह देंगे थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब जो चौथा ऑप्शन नहीं होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गौण नियम। अब जो थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम होते हैं आइए उनको देखते हैं। पहला होता है बहुप्रति या बहु अनुक्रिया का नियम। किसी कार्य को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार से उपाय करना तथा निश्चित परिणाम प्राप्ति के लिए प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना। अब ये नियम क्या कहता है, किसी कार्य को अगर पूरा करना है तो हमको उसको अलग अलग प्रकार में करके उसका निश्चित परिणाम प्राप्त करना चाहिए, ठीक है ना, और उनकी प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। अंशित अनुक्रिया का नियम क्या कहता है, जब कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके करा जाए, ठीक है ना। जैसे हम लोग कोई डेफिनेशन याद करते हैं, बड़ी डेफिनेशन अगर नहीं याद कर रही है तो हम लोग क्या करते हैं उसको पार्ट्स में, पहले बचपन में क्या करते थे छोटे छोटे उसको 4 लाइनों में तोड़ दिया करते थे, फिर उन 4 लाइनों को हम लोग पढ़ते थे, ठीक है ना। मतलब पार्ट्स में तोड़ के उसको याद किया जाएगा, ठीक है ना। ये क्या कहता था, आंशिक अनुक्रिया का नियम। तो ये क्या है हमारा आंशिक अनुक्रिया का नियम। फिर उसके बाद लिखा है सदर्शता का नियम। जब किसी कार्य को करते हुए देखें तो एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। जब किसी कार्य को करते हुए देखते हैं तो कैसे करते हैं उस काम को वो हम लोग सीख जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई किसी को कार्य करते हुए देखे और वो सीख जाए, वो किसके अंदर आएगा, सदर्शता का नियम। अब मानसिक विन्यास, मनोवृत्ति का नियम या फिर स्थिति का नियम। किसी भी कार्य के प्रति हमारी सकारात्मक या फिर नकारात्मक सोच का होना, ये किसको बताता है, हमारे मानसिक विन्यास या फिर स्थिरता का नियम बताता है। क्या, किसी कार्य को भी लेके पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे थॉट्स क्या हैं, सोच क्या है हमारी, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आखिरी लिखा हुआ है साचार्य व्यवहार का नियम। अब इसको सहचर्यात्मक नियम भी कहा जाता है। एक प्राणी जब किसी दूसरे प्राणी के साथ रहता है तो उसमें व्यवहार का आदान प्रदान होता है तथा उच्च व्यवहार निम्न व्यवहार में प्रकट हो जाता है। क्या कहा मैंने, जब प्राणी दूसरे प्राणी से मिलता है तो उसके व्यवहार का आदान प्रदान होता है और उच्च व्यवहार निम्न व्यवहार में प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। ये था 5वां नियम। तो ये थे हमारे थॉर्नडाइक के नियम, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखते हैं अमेरिकन शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के प्रयासों से शिक्षा प्रशिक्षण चालू हुआ। अब हमारा जो शिक्षक प्रशिक्षण है, जो शिक्षक जो हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं वो किसके प्रयासों से चालू हुआ था, जॉन डीवी के। वो क्या थे, एक अमेरिकन शिक्षा शास्त्री थे। क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जॉन डीवी हमारे अमेरिकन शिक्षा शास्त्री थे और उनके प्रयासों से शिक्षक प्रशिक्षण चालू हुआ।
अब भारत देश में शिक्षा प्रशिक्षण कार्य 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अब भारत में 1920 ईस्वी से शिक्षा प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब इस सिद्धांत का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। मंदबुद्धि बालकों के लिए इसका विशेष उपयोग है। प्रयास या त्रुटि से सीखने बल दिया। अब प्रयास और त्रुटि थे, प्रयास व त्रुटि मतलब प्रयास करो और जो त्रुटि हुए उससे सीखो, इस पर बल दिया। अभ्यास के महत्व को स्पष्ट करता है। जो अभ्यास करने का तरीका होता है, अभ्यास को स्पष्ट करता है कि अभ्यास है क्या। मानसिक सक्रियता पर बल देता है। ये सिद्धांत मानसिक सक्रियता जो होती है उस पर बल देता है। अब संयोजनवाद अनुभव संगठन को स्पष्ट करता है। जो हमारा संयोजनवाद अनुभव होता है या फिर अनुभव संगठन को स्पष्ट करता है, कौन सा सिद्धांत, यह थॉर्नडाइक के सारे सिद्धांत। अब उपचारात्मक शिक्षण में आ जाता है, उपचारात्मक शिक्षण में किसके सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। बालक को समझने में इस सिद्धांत का प्रयोग होता है। मापन व मूल्यांकन में इस सिद्धांत का प्रयोग होता है। उसी प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी इस सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कोशिश की है कि थॉर्नडाइक को पूरा पढ़ लें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तब तक के लिए बाय।